बहुत आम है, आइस के नाम पे ये बेचा जाता है। पाकिस्तान के गली-गली में अब ये नशा आम हो चुका है। हमारे मुल्क में एक आम नशा जो सबसे ज़्यादा किया जाता है वो चरस है। ब्रेन की एक्टिविटी को नीचे लाता है, रिलैक्सेंट के तौर पे वो यूज़ होता है। हमारा सॉइल जो है वो फर्टाइल है इसके लिए। तो वो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन हमारे लोगों में चूँकि अवेयरनेस नहीं है, उनको लगा कि ये पता नहीं चर्च की फैक्ट्रियाँ लगाने लगे हैं, इसको कोई नशे के तौर पे नहीं देखा जाता। लेकिन मैं अगर स्टैटिस्टिक्सली आपको बताऊँ तो सबसे ज़्यादा अमवात दुनिया में अगर किसी नशे से हैं तो वो टोबैको से है, वो सिगरेट से है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ कास्ट पॉडकास्ट के नए एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट कफ़ील रहमान आज एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़ज़ल भाई, एडिक्शन साइकोलॉजिस्ट। इनके साथ हमारा एक पहले भी एपिसोड हो चुका है, तो चलिए आज बात करेंगे हम मज़ीद इनसे एडिक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम फ़ज़ल भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? फ़ज़ल भाई, एक मरतबा फिर आपको याद किया गया है और आप एक कॉल के ऊपर दोबारा हमारे सामने आज बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया इसके लिए सबसे पहले। यू आर मोस्ट वेलकम, इट्स माय प्लेज़र। तो सबसे पहले आप हमें फ़ज़ल भाई आज ये बताने जा रहे हैं कि वो कौन से ऐसे नशे हैं जिनको हम नशा समझते तो नहीं है अवेयरनेस ना होने की वजह से, और वो आप लेबल करते हैं एडिक्शन में, उनके बारे में बताएं। जी, एडिक्शन बेसिकली सिर्फ केमिकल एडिक्शन यानी सिर्फ सब्सटेंसेस की एडिक्शन नहीं होती। नॉन केमिकल एडिक्शंस भी बहुत सारे हैं, बिहेवियरल एडिक्शंस भी हैं, जैसे गैम्बलिंग भी एक एडिक्शन है, स्क्रीन एडिक्शन है, पोर्नोग्राफी की एडिक्शन है, कंज्यूमरिज्म, स्पेंडिंग, शॉपिंग की एडिक्शन हो सकती है। तो नॉन केमिकल एडिक्शन की फूड एडिक्शन है, उसमें भी काफ़ी रेंज है। फिर केमिकल एडिक्शन के अंदर कुछ तो हार्डकोर ड्रग्स हैं जिनको हमारे मुआशरे में एक स्टिग्मा के तौर पे जाना जाता है, जिसमें हेरोइन है, अफ़ीम है या शराब है, चरस है, उसके बाद आइस, कोकेन, ये चीज़ें हैं। कुछ फिर ऐसी भी नशों की किस्में हैं जिनको आम तौर पे लोग उस नज़र से नहीं देखते, जैसे एनर्जी ड्रिंक्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, यानी चूँकि वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद लोग कंज़्यूम करते हैं, तो उसको भी नशे की नज़र से नहीं देखा जाता, जैसे स्लीपिंग पिल्स हैं, बेंज़ोडाइज़ेपिन्स हैं। फिर कुछ प्रिस्क्रिप्शन वाले पेन किलर्स हैं, ओपियोइड्स हैं, ट्रामाडोल है उसमें, जिस तरह पेन किलर्स हैं, डिफ़रेंट किस्म के इंजेक्शंस हैं। तो बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी हैं जिनको हम नशे की नज़र से नहीं देखते। फिर कैफ़ीन जिन चीज़ों में पाया जाता है, एफ़ेड्रीन पाया जाता है, वो भी तमाम जो हैं वो केमिकल्स हैं जो इन नेचर एडिक्टिव है। तो बहुत सारे जैसे इन्हेलेंट्स हैं, आपने देखा होगा पाकिस्तान में अक्सर रोड्स पे सिग्नल्स पे आपको नज़र आते हैं, वो स्मेल करते हैं, ख़ास से कपड़े पे उन्होंने समद बॉन्ड या इस तरह की चीज़ें लगाई होती हैं और वो उसको स्मेल करते हैं, इन्हेलेंट्स। वो भी एडिक्टिव ड्रग्स में उनका शुमार किया जाता है। बहुत सारे फिर इस तरह निकोटीन है, सिगरेट है, हमारी सोसाइटी में बड़ा टॉलरेंस है इस नशे के लिए। आम तौर पे इसको कोई नशे के तौर पे नहीं देखा जाता, लेकिन मैं अगर स्टैटिस्टिक्सली आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा अमवात दुनिया में अगर किसी नशे से हैं तो वो टोबैको से है, वो सिगरेट से है। सालाना बहुत ज़्यादा लोग टोबैको से जो है उनकी जान जाती है, लेकिन चूंकि सोशली उसके लिए टॉलरेंस है तो उसको भी हम नशे की नज़र से नहीं देखते। फिर टोबैको बाकी चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे नस्वार है, पान है, वो भी वही सेम स्टिमुलेंट ड्रग्स में आता है, लेकिन उसको भी नशे की नज़र से नहीं देखा जाता। इसके अलावा अगर आप बात करें गुटखा, छालियाँ और फ्लेवर्ड सिगरेट जो होते हैं उसकी। एग्ज़ैक्टली सेम है, निकोटीन है, वेप्स हैं, उनमें भी निकोटीन ही है ना। सिर्फ़ उन्होंने कपड़े चेंज कर दिए हैं नशे के और उनको कोई और फैंसी सा नाम दे दिया, तो हमें फिर लगता है कि शायद ये नशा नहीं है। अगर वो नशा ना हो तो लोग करे ही क्यों करें? अच्छा, एक ऐसा भी होता है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से अगर कोई बाज़ार में मेडिकली अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन फिज़िकल परफ़ॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं। क्या आप उसको भी लेबल करेंगे एडिक्शंस? डेफ़िनेटली, देखें, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा मरकज़ी आसाबी निज़ाम है, जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, हमारी परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं, ब्लिंक ऑफ एन आई से लेकर एज़ कॉम्प्लेक्स एज़ कॉन्शसनेस, ये तमाम चीज़ें जो हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम
इसको कंट्रोल करता है। और वो तमाम ड्रग्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करे, वो ड्रग्स के ज़ुमरे में आती है। फिर जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स की आपने बात की, ये बेसिकली स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन है। मसलन किसी को एडीएचडी हो बच्चों को, तो उनके लिए नॉर्मली प्रिस्क्राइब की जाती है मेथल्फिडेट या रिटलिन के नाम से टैबलेट्स, वो भी स्टिमुलेंट है। फिर उसी रिटलिन को एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के तौर पे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं पढ़ाई के लिए डिफरेंट मेडिकल स्कूल्स में, उसको एब्यूज़ करते हैं बेसिकली। इसी तरह एड्राल है, एम्फेटामीन्स हैं, नार्कोलिप्सी और एडीएचडी के लिए वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, लेकिन वो भी एक ड्रग है और उसको भी एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसी तरह मोडाफेनिल है, वो भी डोपामिन एगोनिस्ट है और वो भी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन उसकी नार्कोलेप्सी और इस तरह की चीज़ों को है, लेकिन उसको फिर जो है वो एब्यूज़ भी किया जाता है ऐसे ड्रग्स को। आम तौर पे आपने देखा होगा, सुना होगा कि डोप टेस्ट हो गया और वो पॉजिटिव आ गया किसी स्पोर्ट्समैन का, तो बेसिकली वो ये तमाम ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बिफोर इनटेकिंग वो लेने से पहले कोई भी नशा आप समझते हैं कि हमें उसकी अवेयरनेस नहीं है, तो उसके लिए कोई पब्लिक अवेयरनेस के लिए पब्लिक नॉलेज के लिए कोई ऐसा चार्ट, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? देखिए अमूमन दुनिया जहान में जितनी भी नशे हैं, हज़ारों किस्म के नशे हैं, लेकिन उनको 5 कैटेगरीज़ में डाला जाता है, ठीक है? सही। उसमें जो एक कैटेगरी है ना, उसको स्टिमुलेंट कहते हैं, जगाने वाली दवाई, उठाने वाली दवाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाली दवाई। उसमें जो टॉप क्लास के नशे हैं, उसमें सबसे पहले जो सबसे पोटेंट नशा है, सबसे खतरनाक है, वो मेथाम्फेटामीन है, जिसका स्ट्रीट नेम मेथ भी है, आइस भी उसको कहते हैं हमारे यहाँ। अब आइस या मेथाम्फेटामीन, क्रिस्टल मेथ, ये एक स्टिमुलेंट नशा है जो एक्सट्रीमली एडिक्टिव है और केमिकल है, सिंथेटिक नशा है। ये लैब्स में इसको तैयार किया जाता है, एफेड्रीन से इसको तैयार किया जाता है। इसका सबसे पहले इस्तेमाल हिटलर ने किया था। वो उसने परविटीन के नाम से इससे टैबलेट्स बनाई और वो अपनी फ़ौज को ये टैबलेट्स खिलाता था, तो वो कई-कई दिन तक अपने पायलट्स को वो जागते रहते थे और वो फ्लाइट्स करते थे और उनको नींद नहीं आती थी। तो इसका इस्तेमाल काफ़ी पुराना है। आजकल पाकिस्तान में ये बहुत आम है, आइस के नाम पे ये बेचा जाता है। पाकिस्तान की गली-गली में अब ये नशा आम हो चुका है और ये एक्सट्रीमली स्टिमुलेंट ड्रग है। स्टिमुलेंट में फिर दूसरे नंबर पे कोकेन है। ये कोका प्लांट में साउथ अमेरिका से तैयार किया जाता है और पूरी दुनिया में स्मगल होता है। कोकेन भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, ये भी एक्सट्रीमली एडिक्टिव जो है वो नशा है। तीसरे नंबर पे स्टिमुलेंट्स में फिर प्रिस्क्रिप्शन स्टिमुलेंट्स है, जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया था, एड्राल है, एम्फेटामीन जिसका फ़ॉर्मूला है, रिटालिन है जो मेथिल्फिनिडेट है। इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन स्टिमुलेंट्स भी हैं जो कि आम तौर पे दवाइयों के तौर पे यूज़ होती हैं, लेकिन उसका एब्यूज़ बहुत कॉमन है और लोग उसको एब्यूज़ करते हैं और उसकी उनको एडिक्शन हो जाती है। फिर स्टिमुलेंट्स में कैफ़ीन भी आता है। ये जो चाय, कॉफ़ी और इन चीज़ों में जो कैफ़ीन पाया जाता है, ये भी बाय नेचर एडिक्टिव है। निकोटीन उसमें आता है, सिगरेट, टोबैको, ये भी स्टिमुलेंट है बाय नेचर। एनर्जी ड्रिंक्स हैं, वो भी उनका शुमार भी स्टिमुलेंट ड्रग्स में किया जाता है। तो एक कैटेगरी इसका स्टिमुलेंट ड्रग्स है। ये जो मैंने आपको ड्रग्स गिनवाए हैं, ये स्टिमुलेंट में आते हैं। दूसरे नंबर पे फिर डिप्रेसेंट ड्रग है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को नीचे लाता है, रिलैक्सेंट के तौर पे वो यूज़ होते हैं। उसमें अल्कोहल है, शराब, उसमें प्रिस्क्रिप्शन डिप्रेसेंट्स भी हैं जैसे बेंजोडाइज़ेपिन्स है, स्लीपिंग पिल्स हैं। आम तौर पे डॉक्टर्स जो हैं इसको इंसोम्निया यानी बेख़्वाबी के लिए वो उसकी प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर एंग्ज़ायटी के लिए, क्योंकि उसमें एक्सिलियोटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। एक रीसेंट स्टडी मैं आपको बताऊँ तो 90% स्लीपिंग पिल्स नॉन साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और उसकी इतनी हाई एडिक्शन है कि फिर उन तमाम ख़वातीन को, नॉर्मली ज़्यादा ख़वातीन को प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर उनको स्टिमुल उनकी डिप्रेसेंट की और स्लीपिंग पिल्स की एडिक्शन हो जाती है और उस वजह से उनके अंदर एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। डिप्रेसेंट में फिर जैसे हमारे मुल्क में एक आम नशा जो सबसे ज़्यादा किया जाता है वो चरस है। तो चर्च के हेलुसिनोजन इफ़ेक्ट भी है, उसको हम उसमें कवर कर लेंगे, लेकिन उसमें ये डिप्रेसिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, कामिंग डाउन वाले इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो डिप्रेसेंट में आते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स, बारबिटुरेट्स आते हैं, उसमें
उसमें अल्कोहल आता है, उसमें जीएचबी एक ड्रग है जिसको डेट रेप ड्रग भी कहा जाता है वेस्ट में। तो इस तरह ये तमाम ड्रग जो हैं वो डिप्रेशन में फॉल। तो एक स्टिमुलेंट हो गया, एक डिप्रेसेंट हो गया। स्टिमुलेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उठाता है और डिप्रेसेंट उसको नीचे लाता है। और तीसरी बड़ी कैटेगरी है नारकोटिक्स, ओपियोइड्स। हमारे मुल्क में ये भी बहुत आम है, अफीम है, हेरोइन है, मॉर्फिन्स हैं। उसमें भी इसी तरह की से किस्में हैं, प्रिस्क्रिप्शन मॉर्फिन्स भी हैं, नेचुरल भी है। नेचुरल में मॉर्फिन और कोडीन है, सेमी सिंथेटिक में हेरोइन है और इस तरह के नशे हैं। फिर उसमें सिंथेटिक ड्रग्स भी है, फेंटेनिल और इस तरह ऑक्सीकोडीन और ये चीज़ें, वो भी बहुत ख़तरनाक नशे हैं। बेसिकली वो पेन परसेप्शन को ऑल्टर करते हैं, यानी पेन किलर के तौर पे यूज़ किया जाता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो नशे की तरफ नहीं गए होते, उनका कोई एक्सीडेंट हुआ होता है, अस्पताल एडमिट हो जाते हैं, उनकी कोई सर्जरी हो जाती है, उनको डॉक्टर्स पेन किलर के तौर पे जब ओपियोइड्स देते हैं तो उनकी दर्द ठीक करने के लिए वो लगा रहे होते हैं, लेकिन उनको उनकी एडिक्शन हो जाती है। तो एक्सीडेंट से तो वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन एडिक्शन की दलदल में फंस जाते हैं। तो इसी तरह तो ये नारकोटिक्स में आता है। और चौथे नंबर पे जो है वो हेलुसिनोजेंस हैं, साइकेडेलिक्स हैं, जो हमारे परसेप्शंस को चेंज करते हैं। एलएसडी है, उसमें बड़ा यूज़ होता है वेस्ट में। एलएसडी का ट्रिप या एसिड भी इसका स्ट्रीट नेम है। इसी तरह उसमें सिलोसाइबन है जो मैजिक मशरूम्स में होता है, इसका भी बड़ा इस्तेमाल है। डीएमटी है, उसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पियोते एक और चौथे नंबर पे एक और साइकेडेलिक है, उसका भी इस्तेमाल होता है। और हेलुसिनोजन में चर्स भी फॉल करता है, क्योंकि चर्स या कैनबिस डेरिवेटिव्स जो होते हैं ये भी हमारे परसेप्शंस को ऑल्टर करते हैं, हमारे एहसासात में तब्दीली लाता है। तो ये चौथे नंबर पे ये जो है ना हेलुसिनोजेंस है। और पांचवे पे डिसोसिएटिव ड्रग्स उसको कहते हैं। अ, उसका भी अगेन मेडिकल इस्तेमाल भी है और रिक्रिएशनल इस्तेमाल भी है। मेडिकल इस्तेमाल में जैसे एनेस्थीसिया में मेडिसिन यूज़ होते हैं, केटामीन, वो डिसोसिएटिव ड्रग है बेसिकली। और वही केटामीन को फिर लोग अब्यूज़ भी करते हैं डिसोसिएटिव इफ़ेक्ट्स के लिए, यूफ़ोरिया और हाई के लिए। इसी तरह उसमें पीसीपी है, फेंसिक्लिडीन एक ड्रग है, एंजल डस्ट भी उसको कहते हैं, नाइट्रो ऑक्साइड है या लाफिंग गैस है। इस तरह के बहुत सारे ड्रग्स हैं जो डिसोसिएटिव है इन नेचर। मज़े की बात ये जो मैंने आपको 5 कैटेगरीज़ बताई हैं, और इस 5 कैटेगरीज़ में फ़ॉल करने वाले तमाम ड्रग्स जो मैंने आपको बताए, ये तमाम ड्रग्स किसी न किसी फ़ॉर्म में पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहे हैं। यानी इनमें से ऐसा कोई भी नशा नहीं है जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगर आप बात करें आजकल जो स्टूडेंट्स में ट्रेंड पाया जाता है, वो पाया जाता है डांसिंग का, कॉन्सर्ट्स पे उसली डांसिंग पिल्स वगैरह इनटेक करते हैं। उसके बारे में बताएँ, क्या वो भी ड्रग्स की टाइप्स में आती है? हेलुसिनोजन में भी फॉल करता है और वो स्टिमुलेंट में भी फॉल करता है। उसका केमिकल नेम है एमडीएमए। यहाँ नॉर्मली उसको एक्सटेसी पिल के नाम पे या पार्टी पिल के नाम पे जाना जाता है। तो उसमें दो किस्म के केमिकल हैं, एक तो स्टिमुलेट करता है, यानी ये वो पिल करके लोग फिर मुसलसल जागते रहते हैं काफ़ी घंटों तक, और उनमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है जिस वजह से वो फिर डांस कर रहे होते हैं, और उनमें सोशल एंजाइटी उस वजह से कम हो जाती है, तो वो फिर अच्छी तरीके से सोशलाइज कर पाते हैं। इन इफ़ेक्ट्स के लिए इसको लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगेन वो भी एक्सट्रीमली एडिक्टिव ड्रग है और उसकी भी बहुत सारे सिवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ओवर हीट कर देता है बॉडी को, हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, इंसोम्निया। फिर उसका जो कम डाउन इफ़ेक्ट होता है ना वो फिर बड़ा बुरा होता है, वो फिर नार्कोलेप्सी हो जाती है, फिर उसके बाद वो सोते रहते हैं काफ़ी टाइम तक। और पिल के दौरान जो उन्होंने अच्छा या यूफोरिया फील किया होता है उसके कम डाउन में फिर डिप्रेशन और बैड मूड होता है। तो ये तमाम ड्रग्स जो हैं ये एडिक्टिव हैं और ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। जैसे आपने कहा कि पार्टी पिल या ये जो एक्सटेसी है, एमडीएम है, ये तो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में। अच्छा, एक चीज़ ऐसा है कि जिस तरह आप एक लाइफ़लाइन की रिहैबिलिटेशन, एक पूरा एक होम चला रहे हैं जहाँ पर आप लोगों को नशे की लत से निकालते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये कि यूरोप में तो एक ट्रेंड चला हुआ है कि वहाँ पर जब समर ब्रेक आता है तो अपने बच्चों को वो क्वारंटाइन करते हैं ताकि इस चीज़ को वो
इवन कि यहाँ तक कि उनमें पोर्न एडिक्शन है, वो भी वहाँ पे वो उस पे वर्क करते हैं और रिहैबिलिटेशन सेंटर उसमें जो है वो उसको रिड्यूस करते हैं। आया कि आपके यहाँ पर सिर्फ ड्रग एडिक्शन के ऊपर ही आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या इस तरह समर ब्रेक आता है स्टूडेंट्स का, बच्चों का उनमें पोर्न एडिक्शन होती है, उसको भी रिड्यूस करने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर अपना किरदार अदा करते हैं? रिसेंटली स्क्रीन एडिक्शन के केसेस आए हुए हैं, वीडियो गेम जैसे पबजी के केसेस आए हुए हैं, हमारे पास गैम्बलिंग के केसेस आते हैं, हमारे पास सेक्स एडिक्शन, पोर्नोग्राफी, हर तरह के एडिक्शन के केसेस आते हैं और उनके साथ काम किया जाता है। देखें, इसका जो अप्रोच है ना, अगर हम वाकई में एडिक्शन से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप देखें तो स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो बड़े कंजर्वेटिव स्टेटिस्टिक्स हैं। यानी हर कोई सर्वेज में दूसरों को ये नहीं बताता कि हम नशा कर रहे हैं या हमारे घर में कोई नशा कर रहा है। तो इस तरह के स्टेटिस्टिक हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं, हमेशा लेस देन द रियल फिगर होते हैं। लेकिन वो कंजर्वेटिव स्टेटिस्टिक्स आप उठा लें तो वो भी 8 to 9 मिलियन लोग इस वक्त पाकिस्तान में ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं। 8 to 9 मिलियन लोग, तकरीबन 90 लाख, कोई 1 करोड़ के करीब लोग हैं जो इस वक्त नशा कर रहे हैं। और ये तमाम जो लोग हैं ये तकरीबन 20 साल से 35 साल के दरमियान लोग हैं। तो ये सिर्फ आप ये ना देखें कि ये 90 लाख लोग नशा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 90 लाख फैमिलीज और घराने नशे की जिद में आए हुए हैं। क्योंकि जो लोग नशा करते हैं या नशे की लत में मुब्तला हो जाते हैं, वो सिर्फ खुद इसका शिकार नहीं होते या सिर्फ उनकी ज़िंदगी इससे मुतासर नहीं होती, पूरी फैमिली की ज़िंदगी मुझसे मुतासर होती है। तो इसका जो अप्रोच है वो सिर्फ रिहैब तक महदूद नहीं है। इसमें हम जिसको कहते हैं ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें अवेयरनेस होता है। आप पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं, टीचर्स को ट्रेन करते हैं, आप अवेयरनेस वर्कशॉप्स करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड जो है ना वो मीडिया कैंपेन्स होते हैं कि लोगों को ये अवेयरनेस मिले कि ड्रग्स के सिर्फ शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स को देखकर ड्रग्स की तरफ ना जाएं, उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी हैं। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स हमेशा ड्रग्स के अच्छे होते हैं। कोई अल्कोहल पीता है तो वो रिलैक्स फ़ील करता है, काम डाउन फ़ील करता है, लेस एंग्शियस फ़ील करता है, यूफ़ोरिया और प्लेज़र फ़ील करता है। ये तो उसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स इसके बिल्कुल रिवर्स होते हैं। जो तब्दीलियाँ नशा हमारे दिमाग के अंदर लाता है, वही तब्दीलियाँ दोबारा से रिवर्स करके पहले से भी बड़े मिकदार में हमें वापस मिल जाता है। ये आप यूँ समझ लें कि ये एक लोन है। ब्रेन इकोनॉमी होती है, ब्रेन में तमाम केमिकल्स के रिजर्वॉयर्स मौजूद हैं और वो केमिकल्स हमें रोज़ाना के हिसाब से हमारी ज़रूरियात के मुताबिक मिलते हैं। लेकिन जब हम ड्रग्स करते हैं तो हम ड्रग्स के ज़रिए उन रिजर्वॉयर्स से एक्स्ट्रा विड्रॉ कर देते हैं केमिकल्स। तो जब रिजर्वॉयर्स को आप एग्जॉस्ट करेंगे तो कल फिर उसका आपने खमियाजा भी भुगतना है, कल वो आपने वापस भी करने हैं। तो आज अगर किसी ड्रग की वजह से मैंने स्टिमुलेट फील किया, मुझे जगाया किसी ड्रग ने, मेरी परफॉर्मेंस एनहांस की, तो वो बाहर से मुझे वो चीज़ नहीं मिली, वो मेरे अपने रिजर्वॉयर्स एग्जॉस्ट हुए और कल के दिन मेरे पास रिजर्वॉयर ही नहीं होंगे कि वो मुझे नॉर्मल फंक्शन भी करा सकें। तो अवेयरनेस कैंपेन्स भी नहीं है। तो ये इसका जो एक ड्रग पॉलिसी की हमें एक रिवाइवल की ज़रूरत है पाकिस्तान में, कि हम प्रिवेंशन पे भी काम करें। प्रिवेंशन के अलावा हार्म रिडक्शंस पे काम करें, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे काम करें, ऐसे लोगों को हेल्प और सपोर्ट करें। हमने तो स्टिग्मा के ज़रिए मार्जिनलाइज किया हुआ है, एक लेबल लग जाता है, ये नशई है, अब तो ये किसी काम का नहीं रहा। वो जाके पटलियों पे और पुलों के नीचे और अजीब तरह की एक ज़िंदगी गुजार रहे थे, कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट इसको अगर इस नज़र से देखें कि 1 करोड़ लोग जो इस वक्त लाइबिलिटी है, इनको एसेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और ये आप नेशनल जो है ना एक प्रोडक्टिव स्ट्रीम में इनको वापस ला सकते हैं। रिसेंटली इमरान खान के दौर में सुनने को मिला था कि भंग पे काम हो रहा है। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया। इतनी मिसकंसेप्शन है इसमें। देखिए, भंग बेसिकली, इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं। कैनबस इसका मेडिकल नाम है, मेरोवाना कैनबस, ठीक है। अब इसका जो पौधा होता है कैनबस का, भंग का जो पौधा होता है, उसमें बहुत सारे कैनाबोनाइड्स, उसमें सिर्फ टीएचसी नहीं होता। चर्च लोग पीते हैं टीएचसी के लिए, टीएचसी कहते हैं टेट्रा हाइड्रोकैनाबेनॉल।
पीते लोग इसके लिए हैं क्योंकि इसमें सिर्फ टीएचसी एक ऐसा केमिकल है जो आपको नशा देता है। लेकिन टीएचसी के अलावा इसमें एक और केमिकल, एक और कैनाबिनॉइड है जिसको कहते हैं कैनाबिडियोल। अब कैनाबिडियोल को शॉर्ट फॉर्म में सीबीडी भी कहते हैं। सीबीडी दुनिया का सबसे पोटेंट दवाई है जो एपिलेप्सी में यूज़ हो रही है, जो नोज़िया और वॉमिटिंग जो होती है केमोथेरेपी के दौरान उसके लिए यूज़ हो रहा है, जो ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रहा है, पेन किलर्स के तौर पे सीबीडी यूज़ हो रहा है। अमेरिका के कितने स्टेट्स में अब डॉक्टर्स जो हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं, डिफरेंट डिजीज़ को इससे ट्रीट कर रहे हैं। तो सीबीडी जो है वो उसमें नेचुरली बड़ा कम अवेलेबल है। टीएचसी यानी आप यूं समझ लें कि टीएचसी उसमें 25% है जो नशा आवर केमिकल है, जो दवाई वाला केमिकल है सीबीडी वो कोई 3% के अराउंड होता है। तो जो पाकिस्तान में स्ट्रेन मौजूद है हमारा कैनबस का जो पौधा, जो इसकी किस्म मौजूद है, उसमें टीएचसी ज़्यादा है और सीबीडी कम है। लेकिन वेस्ट में स्पेशली अमेरिका और कनाडा में उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेन्स अब इसमें इंजीनियर कर लिए हैं जिसमें सीबीडी ज़्यादा है और टीएचसी कम है। यानी उसमें नशा आवर जो केमिकल है वो कम है और उसमें सीबीडी जो दवाई के तौर पे इस्तेमाल होता है वो ज़्यादा है। तो बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है सीबीडी। और पाकिस्तान का जो हमारा जो सॉइल है वो कैनबस के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इस्लामाबाद में तो वो इन्वेडिंग वीड है, यानी आप एक ज़मीन वैसे छोड़ दें तो उसमें कैनबस उगाएगा, भंग के पौधे जो हैं ना वो उगाएंगे। इतना हमारा सॉइल जो है वो फर्टाइल है इसके लिए। तो वो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन हमारे लोगों में चूंकि अवेयरनेस नहीं है, उनको लगा कि ये पता नहीं चर्च की फैक्ट्रियां लगाने लगे हैं या पता नहीं ये चर्च का कारोबार करने लगे। भाई सीबीडी दवाई है, मेडिसन है, जो चर्च के पौधे में मौजूद ज़रूर है लेकिन बहुत कम मिकदार में मौजूद है। लेकिन आप उसमें से इंजीनियरिंग करके या डिफरेंट स्ट्रेन्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं जिसमें सीबीडी की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी। और ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। और पाकिस्तान, हमें हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है और फिर हमारा सॉइल ऑलरेडी उसके लिए बड़ा सूटेबल है, फर्टाइल है। तो ये एक बड़ा अच्छा काम उस पे हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पे कुछ भी नहीं हो रहा। राइट। बैक टू द रिहैबिलिटेशन सेंटर के हम रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में बात कर रहे थे और हमने बात अगर गवर्नमेंट की छेड़ ही दी है तो चलें एक सिनेरियो ड्रा करते हैं। गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेती है कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाती है और लोगों को पकड़ धकड़ के रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज देती है। आप उन पे वर्क करते हैं, बैक तो उन्होंने उसी सोसाइटी में जाना है, तो उसके बाद का क्या लाहेअमल इज़ अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखिए, मैंने कॉन्सेप्ट पेपर रिसेंटली डेवलप किया। मुझे गवर्नमेंट में से मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक मिनिस्टर साहब ने आप मुझे कहा कि आप एक कॉन्सेप्ट पेपर तैयार करें, मैं उस पे काम कर लूँगा। तो वो कॉन्सेप्ट पेपर जो मैंने प्रिपेयर किया, उसमें मैंने ये पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपने कंसर्न्स उठाए, ये बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं। अगर आप सिर्फ लोगों को रिहैब में डालेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे और वो वापस उसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जाएँगे, तो उनकी रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो दोबारा नशे की तरफ चले जाएँगे। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट पेपर डेवलप किया उसमें मैंने काफ़ी स्टडीज़ की। अमेरिका में ऐसे बहुत सारी रिहैब्स हैं, जैसे एक डेलेंसी स्ट्रीट है, वहाँ पे स्ट्रीट एडिक्ट्स को उठाया जाता है और उनको प्रोडक्टिव सिटीज़न में कन्वर्ट किया जाता है। उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिखा दी जाती है, मैकेनिक्स और वर्कशॉप्स, और वो उसमें काम करते हैं और वो कमाना। पाकिस्तान में हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है। कॉन्सेप्ट पेपर जो मैंने डेवलप किया, इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि इन लोगों को जिनको हम ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट के लिए पिक करेंगे और उस रिहैब में डालेंगे, तो वहाँ सिर्फ उनका इलाज नहीं होगा, इलाज के साथ साथ उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिए मार्केटेबल स्किल्स हों जो आप अब्रॉड मार्केट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी का आजकल बहुत दौर है। अब डिजिटल मीडिया को सीखने के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप उनको डिजिटल मीडिया सिखा सकते हैं। आप उनको टेलरिंग से लेकर प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन और इस तरह के बहुत सारे और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑलरेडी पाकिस्तान में हैं। ऑल वी नीड टू डू इज़ कि लोकेट और प्लेस वन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इनसाइड द रिहैब, जो उन लोगों को उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक, उनके क्वालिफ़िकेशन और एज और डेमोग्राफिक्स के मुताबिक सेलेक्ट करें कि उनको हमने कौन सा स्किल सिखाना है। और आप बहुत बड़े तादाद में उन लोगों को बाहर भेज सकते हैं
पाकिस्तान में काम पे लगा सकते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग के ज़रिए। फिर बहुत सारे उनको बाकी एसएमईज़ की तरफ, जैसे आजकल आपने सुना होगा बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग है, 1 एकड़ के बराबर की मछली जो है ना वो आप एक टैंक में कर सकते हैं। इसी तरह वो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है, सॉइल लेस पानी के ज़रिए वो एग्रीकल्चर, मशरूम ग्रो होता है। इस तरह बहुत सारे ब्रीडिंग्स हैं जो कि माइक्रो फाइनेंस, यानी उन लोगों को जिनका आप इलाज करेंगे और उनको ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स या एसएमईज़ पे ट्रेन करेंगे, उनको कोई बहुत बड़े सरमाए की ज़रूरत नहीं है उन कामों को करने के लिए, उनको डिग्रियों और तालीम की ज़रूरत नहीं है। और हम उनको उन कारोबार और रोज़गार पे लगा सकते हैं जो वापस जाके वो अपने घर में शुरू कर सकते हैं। वो बाहर जा सकते हैं, वो कहीं पे उनको जॉब्स दिलवा सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट पेपर में मैंने वो तमाम सजेशंस दिए हैं गवर्नमेंट को कि आप इस तरह के एसएमईज़ वहाँ पे क्लब करें हम उन रिहैब्स में। एक तो वो जो एसएमईज़ होंगे वो सेल्फ सस्टेनिंग बना देगा उस रिहैब को, यानी रिहैब की जो एक्सपेंसेस है वो वही एसएमईज़ उठाएँगे जिनके अंदर वो पेशेंट ट्रेन हो रहे हैं। साथ-साथ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑलरेडी आप के पास हैं, उनमें से वहाँ किसी एक को प्लेस करके तो उनको हम मार्केटेबल स्किल्स पे ट्रेन कर सकते हैं, जिससे वो फ़ौरन कमाई की तरफ जा सकते हैं, पाकिस्तान में या बाहर। इसी तरह इसके साथ-साथ फिर उनकी फैमिलीज़ को ट्रेन करना, उनके जो स्लिपरी फ्रेंड्स का एक सर्कल होता है, पीछे जो एनवायरनमेंट होता है, उस पे भी काम किया जा सकता है। और दुनिया भर में मिसालें मौजूद है। पुर्तगाल एक टाइम पे उन्होंने एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया था, हेरोइन, ओपिएट्स एपिडेमिक। और आज वो एक ड्रग फ्री कंट्री है, तो उनकी पूरी एक स्टडी मौजूद है कि उन्होंने कैसे उस पे उसके लिए उनको ड्रग पॉलिसीज़ चेंज करने पड़ते हैं, आपको क्रिमिनलाइजेशन पर्सनल यूज़ ऑफ ड्रग्स पे ख़त्म करनी पड़ती है, लीगलाइजेशन के स्टेप्स होते हैं, उसमें रिहैबिलिटेशंस के होते हैं, उसमें प्रिवेंशन प्लान्स होते हैं। फ़ज़ल भाई, यहाँ पर आप प्लीज़ ये बताएँ कि आपके बारे में हमें हमारे ही देखने वालों ने कुछ एक छोटी-सी एक वीडियो भेजी है जिसमें इकरारुल हसन ने आपके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके ऊपर लॉन्च की है। हमें समझ नहीं आ रहा बेसिकली वो आपके साथ क्या हुआ था? वो आप अपनी ज़ुबानी खुद बताएँ। जी, अच्छा वो हुआ ये था, इस बेसिकली हमारे ज़्यादातर पेशेंट खुद तो नहीं आते विलिंगली, ड्रग एडिक्शन या साइकाइट्रिक पेशेंट को तो ये पता ही नहीं होता हम बीमार हैं, इलाज के लिए वो क्या जाएंगे। हुआ ये था कि एक खातून थी जो शोबिज़ में भी काम करती थी, और उनका साइकाइट्रिक प्रॉब्लम था, एपिसोड हुआ उनका, तो पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया और अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, फैमिली भी पेश हुई, तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया कि इसका इलाज करवाएं। तो पुलिस की कस्टडी में पुलिस ने हमारे पास उस लड़की को ड्रॉप किया इलाज के लिए और हम उसका इलाज कर रहे थे। इस दौरान एक और लड़की जो कि हमारे एक पेशेंट से मिलना चाह रही थी और वो लव्ड वन नहीं थी, तो हम मिलने नहीं दे रहे थे, तो उसने उस लड़की को वर्गलाया कि तुम मैं वीडियो पैगाम में बताओ कि तुम्हें यहाँ पे अगवा करके रखा गया है, तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी रिवेंज लेने के लिए। और उसने वो वीडियो इकरारुल हसन को भेजी। इकरारुल हसन आया, जब उसके सामने हमने वो तमाम सबूत रख दिए कि ये लड़की हम नहीं लेकर आए, ये तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे पुलिस वाले लेकर आए, ये रोजनामचा, ये एफआईआर, ये मजिस्ट्रेट के ऑर्डर, और सारा हमने एक्सप्लेन किया। तो उस वक्त तो उसने माफ़ी मांगी और माजरत की कि मुझे मिसगाइड किया गया था, और वो चला गया। लेकिन फिर 6-7 माह बाद वही लड़की जिसने वो वीडियो उसको भेजी थी रिवेंज में, वो जाके उसके डायरेक्टर के साथ कराची में रहने लगी और उसने उस डायरेक्टर को फिर से मोटिवेट किया कि आप इस बंदे के खिलाफ ये वीडियो अपलोड करें। 7 महीने गुजर चुके थे, उनके पास कुछ था नहीं उसमें कंटेंट, तो उनने वज़ीराबाद के और डिफरेंट रिहैब्स के जाली क्लिप हमसे जोड़ के और उसने एक वीडियो बनाई और उसको लॉन्च किया। लेकिन उसको हमने हर प्लेटफॉर्म पे फिर साबित किया गलत, और उनको अदालतों से सज़ाएँ हुई, जुर्माने हुए, पर्चे हुए, इस पे इंक्वायरीज़ हुई, पीटीए ने, एफआईए ने, पुलिस ने, डीसी ने, पेम्ब्रा ने, हर जगह से हमने उसको गलत साबित किया, वो मुजरिम साबित हुआ, जुर्माने हुए, उसके खिलाफ फ़ैसले हुए, और वो तमाम फ़ैसले जो है वो स्क्रीन पे लोग देख भी सकते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं, जिसमें मैंने बड़ी तफसील से एक-एक चीज़ का जवाब दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिंक भी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, पढ़ने वालों और देखने वालों के लिए वो हाज़िर हैं, वो देखें और ख़ुद फ़ैसला करें कि कैसे इस इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड आदमी जो कि शीप की क्लॉथ में एक वॉल्फ है और आज भी वो एक बड़ा मसीहा बना फिरता है, लेकिन उसकी असलियत हम कौम के सामने ला चुके हैं। बहुत शुक्रिया फ़ज़ल वाहिद भाई, आपके कीमती आरा का, आपके मशवरों का, आपके उन तमाम मैसेजेस का जो कि हमारी ऑडियंस के लिए मीनिंगफुल हैं और एक बहुत ही आपका एक कीमती वक़्त का हिस्सा हमने लिया।
बहुत शुक्रिया आपके यू आने का, मोस्ट आपका वक़्त वेलकम। देने थैंक के यू। लिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर फज़ल वाहिद और इनके साथ हमने बहुत ही एक प्रोडक्टिव डिस्कशन की उम्मीद करते हैं आपके लिए मुफ़ीद साबित होगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाज़िर होंगे नए एपिसोड के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।